है बच्चों रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्या नाम है? रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक, रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्या नाम है? स्टेबिलिटी तो समझ में आता है कि कौन स्टेबल ज्यादा है, कौन स्टेबल कम है, समझ में आता है। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? तो बच्चों रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब हुआ जिनमें रिलेशन हो, और रिलेशन किन में होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। किस में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। अब बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर रिलेशन की हम बात करें तो क्या कहानी सामने आती है भाई? क्या सबको पता है कहानी क्या सामने आती है? ध्यान दो, यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा, कई बार एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास गिवन होते हैं और हमें यह भी पता रहता है कि उनकी स्टेबिलिटी बराबर नहीं होती। तो पहला पॉइंट यहां पर हमेशा ध्यान रखें, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मे और मे नॉट बी इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। अब इनको चेक करने की कहानी क्या होती है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, और वो कहानी है इसके 4 पॉइंट। और वो 4 पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिए तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को निकालने में। कैसे? ध्यान दीजिए, मेरे पास मान लीजिए 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मुझे बोला गया इन चारों की स्टेबिलिटी बताओ। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आता है पेपर में, इतना ज्यादा पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, इतना मैं बोल रहा हूं आपसे, एक क्वेश्चन पक्का इसका पूछा जाता है। कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए होंगे और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखकर समझकर हमें यह बताना होता है कि किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसमें स्टेबिलिटी कम है। तो आपको मैं जो ये नंबर सिखाने जा रहा हूं ये लाइन से आपसे पूछे जाएंगे और आपको चेक भी लाइन वाइज ही करना है, जिसमें पहला स्टेप है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। If total number of pi bond is maximum, which compound have more stability। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पॉजिटिव है, क्लियर? इसमें रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर इसके पास जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, O पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन। मुझे बताओ इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो मैंने क्या बोला, इफ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज मैक्सिमम विच कंपाउंड हैव मोर स्टेबिलिटी। किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा है? इसमें। तो मैं कह सकता हूं कौन ज्यादा स्टेबल है, ये। इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, अपन हर चीज को कैसे देखते हैं, अपन हर चीज को ऑक्टेट से देखते हैं। ऑक्टेट देखना बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, इसलिए आप ये लाइन भी बिल्कुल सही बैठती है, कोई दिक्कत नहीं होगी 100%। ये आप डन में मुझे बताएं, यहां पर बच्चों क्या कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है। और यहां पर इस कार्बन की ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसमें कंप्लीट ऑक्टेट है। ऑक्सीजन की भी कंप्लीट है, कैसे? एक लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 8। इसका मतलब ये पूरे कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब आपको बार बार ऑक्टेट नहीं देखना है, आपको सिंपल क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा, वो सबसे पहला, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। क्या समझ में आता है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो मैं यहां पर पहले पॉइंट में
बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया क्या पहला पॉइंट क्या मैंने बोला? दूसरा पॉइंट सुनना बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, तब हमें देखना होता है बच्चों चार्ज। क्या देखना होता है? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कोई आयनिक हो, मतलब आयंस हो किसी में, और हो सकता है किसी में न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ अगर मैं लोन पेयर करूं तो मुझे बताओ क्या लोन पेयर डीलोकलाइज कुछ इस तरीके से होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। सही बात है। तो बताओ दोनों में पाई बॉन्ड कितने हैं? एक पाई बॉन्ड इसके पास भी है, एक पाई बॉन्ड इसके पास भी है। मतलब क्या हुआ? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम देन कंपेयर विच इज आयनाइजेबल एंड विच इज न्यूट्रल। तो बताओ अगर न्यूट्रल है और आयनाइजेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कौन ज्यादा स्टेबल होगा? न्यूट्रल। तो यहां कौन ज्यादा स्टेबल होगा? न्यूट्रल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, ऑक्टेट सारे कंप्लीट आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आएगा? ऑब्वियस सी बात है कोई न्यूट्रल होगा और कोई आयनाइज्ड है, तो आयनाइज्ड लिख सकते हैं यहां पर इसको। अगर कोई आयनाइज्ड है और कोई न्यूट्रल है तो कौन जीतेगा? न्यूट्रल। क्या समझ में आती है बात? तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम एंड ऑल्सो बोथ आर आयनाइज्ड। मान लीजिए पाई बॉन्ड भी सेम है और दोनों के दोनों आयनाइज्ड भी हैं। जैसे HCOOH है मान लीजिए, क्या मैं यहां पर इसके साथ O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव दे सकता हूं? एक बार कार्बन को नेगेटिव और ऑक्सीजन को पॉजिटिव दे सकता हूं। समझ में आया क्या? ध्यान दो पहले, क्या इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं या नहीं? पहले तो आप ये देखें, पॉसिबल है। पॉसिबल है तो मैंने क्या बोला आपसे? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम एंड ऑल्सो बोथ आर आयनाइज्ड। क्या दोनों के दोनों आयनाइज्ड भी है? समझ में आ गया? तब आपको क्या करना होता है बच्चों? तब आपको देखना होता है आयंस। तब आपको क्या देखना होता है? आयंस। और आयंस के बारे में क्या है? नेगेटिव कहां स्टेबल होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और पॉजिटिव कहां स्टेबल होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। इसका मतलब पॉजिटिव कहां होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और नेगेटिव कहां होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो मुझे बताओ, नेगेटिव O पे है, पॉजिटिव C पे है, बढ़िया है। O पे पॉजिटिव बेकार है, C पे नेगेटिव बेकार है। इसका मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऊपर वाला। क्या समझ में आता है? इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है और दोनों के दोनों आयनाइज्ड भी हैं, तब आपको क्या देखना होता है कि नेगेटिव कहाँ है और पॉजिटिव कहाँ है। क्लियर बात समझ में आती है? मान लीजिए दोनों के दोनों चार्ज भी सेम है, मतलब इफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोजीशंस आर सेम। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की पोजीशन सेम है तब आप देखते हो डिस्टेंस। तब आप क्या देखते हो? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास है तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों मुझे बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी? गेन होगी। एक दूसरे से क्या कहोगे? बॉन्ड बनाना चाहेंगे। और जितनी डिस्टेंस दूर होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस और स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसकी डिस्टेंस कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम दोनों को जुड़ना है, हमें बॉन्ड बनाना है, तो हम पास पास रहेंगे तभी ना बॉन्ड बना पाएंगे। हम दूर दूर हैं, हम कैसे बॉन्ड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब अगर मेरे पास पॉजिटिव भी सेम पर है और नेगेटिव भी सेम पर है
तब हमें क्या देखना होता है, डिस्टेंस फैक्टर। एग्जाम्पल से समझें इस पॉइंट को, मैं आपको समझाता हूं ये पॉइंट क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक फिगर होता, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे पास है मान लीजिए यहाँ पर OH है, मान लीजिए यहाँ पर अगर रेजोनेंस होता है तो कोई ना कोई रेजोनेंस कंडीशन ऐसी आएगी कि फिगर ऐसा बनेगा। आपने देख रखा है ऐसा बनता भी है। और एक कंडीशन आएगी जब नेगेटिव यहाँ होगा और ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या आपको दिख रहा है कि कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, पाई बॉन्ड सेम है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जब सब कुछ सेम होता है तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या देखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस पास है, डिस्टेंस दूर है, कौन ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल। क्या समझ में आ गया? तो सारे के सारे पॉइंट नोट करो और फिर अपन एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा तो कुछ देखना ही नहीं है, स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम होते हैं तो आयनाइज्ड है या न्यूट्रल है, ये देख लेना। न्यूट्रल है तो ज़्यादा स्टेबल है, आयनाइज्ड है तो कम स्टेबल है। अगर मान लो दोनों के दोनों आयनाइज्ड हो गए तो आयंस कहाँ कहाँ पर है, दोनों के दोनों आयनाइज्ड हो गए तो आयंस की पोजीशन। अगर मान लो पोजीशन भी सेम है तो क्या देखते हैं, डिस्टेंस फैक्टर। तो चलिए नोट करिए और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इस टॉपिक को अपन यहीं पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं लेनी है, सब कुछ सीख जाएंगे बच्चों, एक एक चीज सीखेंगे। अब ध्यान दो, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। कंपेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी। क्या कंपेयर करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जैसे H के साथ क्या लगा दिया मैंने, HCOH है मान लीजिए। दूसरे में मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया जिसमें O पे नेगेटिव आएगा, इस O पे पॉजिटिव आएगा। फिर मैंने बनाया HCO पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव और O और H। और मैंने ये बनाया O पे पॉजिटिव, C पे नेगेटिव, O और H। कंपेयर करना है 1, 2, 3 और 4 में रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्या बोला था मैंने, कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सबसे ज्यादा, इसका मतलब सबसे पहले वही ज्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है। इसका मतलब पहले तो 1 और 2 आएंगे और बाद में 3 और 4 आएंगे। अब 1 और 2 में पहले कौन आएगा, पाई बॉन्ड सेम है तो देखो न्यूट्रल है या आयनाइज्ड। न्यूट्रल है तो ज्यादा स्टेबल, आयनाइज्ड है तो कम स्टेबल। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। अब 3 और 4 में देखो दोनों चीजें सेम है लेकिन आयंस की कमी है। आयन O पे नेगेटिव अच्छा होता है क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ O पे पॉजिटिव बेकार है क्योंकि O पे नेगेटिव अच्छा होता है, क्योंकि नेगेटिव कहाँ स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो मुझे बताओ यहाँ 3 पहले आ जाएगा देन 4, तो ऑर्डर आ जाएगा 1, 2, 3, 4। एक क्वेश्चन और करो बच्चों। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से लगा हुआ है चार्ज, मुझसे किसी ने कहा 1 और 2 एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मुझे रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ। क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या देखो, लाइन से चेक करना है बच्चों। अगर लाइन से चेक नहीं किया तो गलती करोगे। 1 में 1 पाई बॉन्ड है, 2 में 2 पाई बॉन्ड है, तो पहले 2 और फिर 1। ये मत देखो कि यार कार्बन पे पॉजिटिव है नाइट्रोजन पे, वो कब देखना है, जब पाई बॉन्ड इक्वल हो और दोनों के दोनों आयनाइज्ड हो, तब देखना है। 1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, भाई सही बात है, 2 पाई बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, सिंपल सी बात है। तो आपको समझ में आया ये टॉपिक। तो इसी तरीके से अपन समझते रहेंगे। नेक्स्ट पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या पूछा था, विच, नोट करें बच्चों इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेयर ऑफ
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? अभी मैं जो आपके सामने पेयर बनाऊंगा, आपको चेक करना है कि कौन सा पेयर सही बना है और कौन सा पेयर गलत बना है, आपको ये चेक करना है। तो चलिए कोशिश करिए और मुझे बताइए कि कौन सा पेयर सही है, कौन सा गलत है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसके साथ रेजोनेंस हुआ तो क्या बना? HOC ट्रिपल बॉन्ड N, ये पहला है। दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं आपको, C डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड CO पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर? पहला दूसरा चेक करें सही बना है या नहीं, चेक करें भाई, करते रहे, पेन कॉपी चलनी चाहिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव, इसमें रेजोनेंस हुआ तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड CH2 CH3 O नेगेटिव। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन है CH3 CO CH3 और ये बना दिया C डबल बॉन्ड CH2 OH। क्लियर? तो चलिए इन चारों ऑप्शन को देखें और मुझे बताएं कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं पहला। पहले को ध्यान से देखो, क्या आपको दिख रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं? क्या हुआ होगा? ये लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर ने अगर डोनेट किया होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब इसने डोनेट किया होगा, एक बॉन्ड बनाया होगा तो एक बॉन्ड तोड़ा होगा। तो बताओ कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहा है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बनना क्या चाहिए था? बनना कुछ इस तरीके से चाहिए था, N पे क्या आता? पॉजिटिव, O पे क्या आता? नेगेटिव, तब ये सही होता। क्लियर हो गई बात है? तो बताओ मुझे, यहां पर ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड कहां बना रखा है? N और C के बीच। इसका मतलब ये डीलोकलाइज किया होगा और एक बॉन्ड तोड़ा होगा, इसका मतलब बिल्कुल सही बना है ये। 3 और O पे क्या आएगा? नेगेटिव, इसका मतलब ये सही है। थर्ड में आओ, ये नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस किया होगा, बिल्कुल सही बना है, इसका मतलब ये भी सही है। यहां पर देखो, क्या यहां पर कोई चार्ज है? सिर्फ डबल बॉन्ड O है। क्या कर सकता है डबल बॉन्ड O? कभी क्या रेजोनेंस कर सकता है? नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। तो ध्यान देना बच्चों, ये जब हम पढ़ेंगे अभी आइसोमेरिज्म में, इसको बोलते हैं टॉटोमर। क्या बोलते हैं? टॉटोमर। कीटो फॉर्म से इन और ऑल, कीटो से इनॉल में चेंज होना क्या कहलाता है? टॉटोमर। और टॉटोमर कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिख लो आप चाहे तो, कि रेजोनेटिंग टॉटोमर्स कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ठीक है ना? तो दे कैन नॉट रिलेटेड एट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? तो चलो नोट कर लो। तो अपन को यह भी समझ में आ गया कि कैसे हम रेजोनेंस को समझते थे। फिर बच्चों हमने ये सीखा था कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे निकालते थे। जब हमारे पास कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए होते थे और हमसे पूछा जाता था कि बताओ उनकी स्टेबिलिटी क्या है, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, तो हम कैसे उनको समझाते थे। क्या मुझे समझ में आता है? बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, क्या निकालना है आपको? रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालना है। मतलब क्या हुआ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की क्या निकालनी है? स्टेबिलिटी निकालनी है। मान लीजिए मेरे पास ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता और इसी में एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता, क्या ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जब ये लोन पर डीलोकलाइज होते होते यहां तक जाए, बिल्कुल बन सकता है। अब मुझे बताइए 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल? क्या अपन ने सारी कहानी जान रखी है? मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कराता हूं कि कभी भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी सबसे पहले उन 4 पॉइंट्स को याद रखना है आपको, उन 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। जब आप उन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखते हो तभी आप इन चीजों को निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्या निकालते थे? सभी बताओ।
क्या मेरे पास सबसे पहले देखते थे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात क्या सीखी थी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम होते हैं तो हमें देखना होता है न्यूट्रल है या आयनाइज्ड है। अगर न्यूट्रल है तो ज्यादा स्टेबल है, अगर मॉलिक्यूल आयनाइज्ड है तो कम स्टेबल है। कब, जब पाई बॉन्ड दोनों में क्या हो, सेम हो। थर्ड पॉइंट ये सीखा था कि अगर मेरे पास पाई बॉन्ड भी सेम है, न्यूट्रल नहीं है, दोनों के दोनों आयनाइज्ड है, पाई बॉन्ड सेम है लेकिन दोनों के दोनों आयनाइज्ड है, तब हमें देखना होता था बच्चों आयंस कहां कहां पर है। नेगेटिव कहां स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव कहां स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से हम ये देखते थे। फिर चौथी चीज हम क्या देखते थे कि अगर पॉजिटिव भी सेम जगह पे है, नेगेटिव भी सेम जगह पे है, तब हम देखते थे डिस्टेंस। जिसकी डिस्टेंस पास पास होती थी उनमें अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, और अट्रैक्शन अच्छा होगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक अच्छी होगी। तो रिवीजन हो गया। आंसर बताए, पाई बॉन्ड एक है, पाई बॉन्ड दो है, तुरंत बताया पाई बॉन्ड ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। चलिए और क्वेश्चन नोट करिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बताइए ऑर्डर बताना है रिलेटिव स्टेबिलिटी का, ठीक है, जिसमें से पहला ऑप्शन है NH2, C पे पॉजिटिव, H को बहुत ध्यान मत दीजिए कि H कम लगा है ज़्यादा लगा है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप समझिएगा। डबल बॉन्ड, O पे नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन। सेकंड था NH2 है, C डबल बॉन्ड C है, C पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, क्लियर, और H है। ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इतना भरोसा आप कर सकते हो क्योंकि आप चेक कर सकते हो ये मूव करेगा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, है। कंपेयर करो कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, कंपेयर करना है भाई, जल्दी करो। थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ, इन चारों को कंपेयर करो और मुझे बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। क्या ये चारों के चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? सिंपल सी बात है। सबसे पहला कहानी क्या बताई थी मैंने आपको, कहानी बताई थी मैंने आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। इसका मतलब 3 और 4 पहले आएंगे, 1 और 2 बाद में आएंगे। समझ में आता है? 4 और 3 में क्या चीजें हैं जो चेंज हैं बच्चों, क्या चीजें हैं ऐसी जो चेंज हैं, बताएं मुझे। क्या यहां पर आपको दिख रहा है कि C पे नेगेटिव है, सॉरी यहां N पे पॉजिटिव होगा बच्चों, C पे नेगेटिव है, N पे पॉजिटिव है। यहां पर भी पाई बॉन्ड 2 है लेकिन O पे नेगेटिव है, N पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेम है, नेगेटिव C पे है और O पे है। क्या बताया था, जब पाई बॉन्ड सेम होते हैं और दोनों आयनाइज्ड हो तो आयंस कहाँ है वो डिसाइड करता है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। O पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, C पे नेगेटिव कम स्टेबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। 1 और 2 में देखें एक एक पाई बॉन्ड है, C पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है। बच्चों O पे नेगेटिव है, C पे पॉजिटिव है, सेम है। अब सेम है तो क्या बताया था, डिस्टेंस, डिस्टेंस पास होगी तो ज्यादा स्टेबल, दूर होगी तो कम स्टेबल। तो 2 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। नोट कर लें इसे। क्या समझ में आया कैसे अपन इसको स्टेबल और कैसे अपन इसको अनस्टेबल बोल रहे हैं? क्लियर हो गया? चलिए एक और कहानी करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इनमें भी आपको क्या देखना है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। चलिए चेक करिए भाई, नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। CHO है ये, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ NH2 और ये पॉजिटिव चार्ज है। पहला, ये दूसरा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, C पे HO और यहाँ पर है कुछ इसने गलत बनाया है, शायद इसको ऐसे बनाना चाहिए था, मिसप्रिंट है यहाँ पर, मैं आपको सही करके दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको सही करके दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना होगा।
बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं। तो पहला ये है, दूसरा ये है, आपको चेक करना है कौन ज़्यादा स्टेबल है। तीसरा है O पे नेगेटिव, H पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। ये तीसरा है बच्चों, और ये है चौथा। चौथे में क्या बनाया है मैंने? चौथे में है कुछ इस तरीके से, नेगेटिव यहाँ NH2 पे पॉजिटिव और यहाँ पर CHO। क्लियर? तो चलिए 1 2 3 4 में मुझे ये समझाइए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। क्या बताना है आपको? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आया? क्या बताना है आपको? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए समझाइए मुझे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। कहानी आपको मैंने क्या बताई थी? जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। खत्म। 1 2 3 4 कितने पाई बॉन्ड? 4 पाई बॉन्ड। 1 2 3 4 कितने पाई बॉन्ड? 4 पाई बॉन्ड। 1 2 3 4 कितने पाई बॉन्ड? 4 पाई बॉन्ड। और यहां पर देखें तो 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड। सब में 4 पाई बॉन्ड है, सबके सब आयनाइज्ड हैं। तो डिपेंड किस पे करेगा? सिंपल कहानी हो गई, आयंस पे। जिसके आयंस ज्यादा स्टेबल होंगे, पास पास होंगे, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। C पे नेगेटिव है, N पे पॉजिटिव है। N पे सब जगह पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव अगर O पे हो जाए तो सबसे तगड़ा है। और सबसे तगड़ा कौन है? थर्ड। इस तरीके से सोचोगे तो गलती कभी नहीं होगी। यहां पे C पे नेगेटिव है, यहां पे C पे नेगेटिव है, यहां पे भी C पे नेगेटिव है। इसका मतलब अब नेगेटिव भी सेम है और पॉजिटिव भी सेम है। क्या देखोगे? डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस दूर है, इसकी डिस्टेंस पास है, इसकी डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब 4 और 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। और 1 सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि ये बहुत दूर है। नोट कर ले बच्चों। तो आपको समझ में आया कैसे हम यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम यहां पर बता सकते हैं, समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चंस को करते रहें, फटाफट सॉल्व करते रहें, गलती बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ? आपको पहचानना है कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन नहीं है। अपन ने सारी चीजें रिवाइज कर ली, देख लो जितनी चीजें पढ़ी थी आज तक सारी की सारी अपन ने रिवाइज कर ली। पहला है डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव। मुझे बताएं इनमें, इन चारों में से कौन है ऐसा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? बताएं। 1 2 3 4। आपको क्लियर हो रहा है और बहुत इजी है बच्चों, समझ सकते हो आप। डिस्कस कर रहा हूं मैं, आप एक बार सोच लो इसे कैसे करोगे। यहां पर क्या सोचोगे आप? कंडीशंस को सोचो, कंडीशन को सोच के आप समझ सकते हो कि चार्ज यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां डोनेट होगा। सोचिए, क्या ये नेगेटिव डोनेट होके यहां जा सकता है? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, ये भी सही है। फिर से नेगेटिव घूम के कहां जा सकता है? यहां। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी सही है। क्या ये स्ट्रक्चर आपको एकदम अलग स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, जो इनसे कुछ रिलेशन नहीं रखता है? इसका मतलब कौन है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? दिस इज डी ऑप्शन। तो क्लियर, आपको समझ में आया?
ये तीनों क्या है आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये यहां पर क्या है बच्चों, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाक से इसे, जिससे कि गलती बिल्कुल भी ना हो भाई। समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हमने ये सीखा था कि रेजोनेंस में कैसे हम ये बताते हैं कि यहां रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। क्लियर? रेजोनेंस करने से क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन होती है। तो एक और बात करने वाले हैं यहां पर रेजोनेंस एनर्जी की, जो अपने लिए थोड़ी सी नई है। रेजोनेंस एनर्जी, अगर हम बात करें रेजोनेंस एनर्जी की बच्चों, तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब यह हुआ कि कंपाउंड कितना ज्यादा यहां पर रेजोनेंस कर रहा है। कंपाउंड कितना ज्यादा यहां पर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। यह हमें कौन बताएगा, यह हमें कौन बताएगा, यह हमें बताएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आता है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। क्लियर बात है? जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा भाई, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी क्या करेगा, गेन करेगा। अब ये चीज समझ में आती है कि यार सर मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरे पास ये OH है, ऐसा कुछ बना दिया, और एक है मेरे पास ये OH, ये कुछ इस तरीके से बना दिया। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सॉरी रेजोनेटिंग मतलब कंपाउंड्स बने हुए हैं, और आपसे किसी ने पूछा कि रेजोनेंस एनर्जी को रिलेट करो, तो रेजोनेंस एनर्जी को रिलेट करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पक्की बात है? देख के बताओ किसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, किसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्या मैं इसको बिना बनाए भी सोच सकता हूँ? बिल्कुल सोच सकता हूँ। कैसे? इस O का लोन पेयर जो डीलोकलाइज करेगा वो कैसे करेगा बच्चों, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। देखना, कभी भी कोई कंपाउंड बनाना होना और आपसे कोई पूछे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बताओ, तो कैसे निकालते हैं। ये गिवन कंपाउंड एक तो है ही, इतना तो आप समझते हो कि ये गिवन कंपाउंड तो काउंट होता है। इसका मतलब जो ये स्ट्रक्चर होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, दूसरा होगा। समझ में आता है? और ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तीसरा होगा। इसका मतलब टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको दूसरे वाले में निकालना दिखाता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है बच्चों, सीख गए तो बहुत अच्छा है, ध्यान देना होता है बस। पहला स्ट्रक्चर तो ये बना ही है, दूसरा लिख सकता हूं, दूसरे के बाद ये क्या होगा, तीसरा लिख सकता हूं इसको, तीसरा, फिर तीसरे के बाद क्या होगा, चौथा, इसको चौथा लिख सकता हूं, और चौथे के बाद फिर से देखो अगर तो आपको समझ में आएगा ये फिर से क्या बन जाएगा, पांचवा। तो आपको हमेशा याद भी है कि फिनॉल में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। यहां कितने आए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। क्या समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो बताओ, अगर मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सेम आ जाएं, जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, देखिएगा बहुत अच्छे से। मान लीजिए मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए फिनॉल है और मान लीजिए यहां पर एनिलीन है। एनिलीन का क्या मतलब हुआ बच्चों, NH2 ग्रुप। मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक। और मुझसे किसी ने कहा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बताओ और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताओ। तो क्या मुझे पता है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक चलूं तो पहला कंपाउंड तो ये है ही,
जितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही इसके बनेंगे। क्या बता सकते हो कैसे? इसके कितने आ रहे थे? 5 आ रहे थे क्या? और इसके कितने आएंगे? इसके भी 5 आएंगे। कैसे? 1 तो ये पहले से है, ये हो गया इसका दूसरा, ये हो गया इसका तीसरा, ये हो गया इसका चौथा, और यहां से फिर ये घूमेगा तो कौन सा हो जाएगा? 5वां। इसका मतलब इसके भी कितने स्ट्रक्चर आते हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। क्या फर्क है दोनों में यार? इस चीज को नोटिस करो। नोटिस करने पे मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर NH2 डीलोकलाइज कर रहा है तो बताओ बच्चों पॉजिटिव किस पे आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है N पे। सही बात है, सही बात है एकदम। लेकिन अगर OH डीलोकलाइज कर रहा है तो पॉजिटिव किस पे आ रहा है? O पे आ रहा है। समझ में आता है? O पे आ रहा है। ठीक है भाई, O पे पॉजिटिव लगा दिया, H ये नेगेटिव ये लगा दिया। इन दोनों में फर्क क्या है? C पे नेगेटिव सब पे आएगा, लेकिन नेगेटिव यहाँ O पे है और यहाँ N पे है। मुझे बताओ बच्चों नेगेटिव की स्टेबिलिटी, क्या मुझे पता है कभी भी पॉजिटिव कहाँ होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इससे, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इससे। क्या समझ में आता है? एक चीज़ पक्की बात है। तो इस तरीके से हमने रेजोनेंस एनर्जी भी देखी। आपको क्या देखना होता है? जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर बात है? समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर? मान लीजिए यहां गिवन होता बेंजीन रिंग, इसे क्या बोलते हैं? नाम याद है? नेफ्थलीन। क्या बोलते थे? नेफ्थलीन। अब बताओ इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? क्या कोई भी देख के बता सकता है कि सर पहले वाले में बेंजीन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालोगे तो कितने बनेंगे? देख सकते हो। इसमें ऑब्वियस ही बात है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा और इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे। क्लियर बात समझ में आती है? इसका मतलब अगर जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उतने ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कौन जीतेगा? ये जीत जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? मान लो OH है, यहां CHO लगा दिया। अब सोचो यार, एक चीज यहां पर मुझे समझ में आई कि मैंने एक चीज यही सीखा कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। सही बात है। कहां पर आपको दिख रहा है कि ज्यादा है? कहां दिख रहा है भाई बताओ? क्या ये रेजोनेंस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा पूरे में कर पाएगा? और बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात करें तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में बताओ ये लोन पेयर जब डीलोकलाइज करेगा तो ये यहां तक तो जाएगा ही जाएगा, और यहां तक जाने के बाद क्या ये नीचे भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कंडीशन है नेगेटिव सिंगल डबल, और यहां पर भी क्या है? डबल। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इसके लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा, जिसकी वजह से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। सही बात है। तो इस तरीके से हमने यहां पर आज रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस से रिलेटेड सारी बात कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी एक टाइप का रेजोनेंस होता है, जैसे अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है बच्चों? तो चलो इसी तरह देखते रहो, मौज करते रहो।